हेलो, वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं भारत का भौगोलिक विभाजन में प्रादेशिक विभाजन। इससे पहले हम भौतिक व स्थलाकृति के आधार पर देख चुके हैं कि भावर क्षेत्र क्या होते हैं, तराई क्षेत्र क्या होते हैं, बांगर और खादर क्षेत्र क्या होते हैं और डेल्टा क्षेत्र को। अब हम देखेंगे प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन क्षेत्रों के अनुसार किया गया है। जैसे कि ये राजस्थान का क्षेत्र है तो इसे राजस्थान का मैदान के नाम से जाना जाता है। ये पूरा क्षेत्र पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है जिसे हम पंजाब व हरियाणा का मैदान के नाम से जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है और ये पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश और बिहार पश्चिम बंगाल में गंगा का विस्तार है, जिससे यहाँ का जो मैदानी क्षेत्र है वह गंगा के द्वारा बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र को हम ऊपरी गंगा के मैदान के नाम से जानते हैं, बिहार वाले क्षेत्र को हम मध्य गंगा के नाम से जानते हैं तथा पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र को निम्न गंगा के नाम से जानते हैं। तथा ये असम का क्षेत्र है और इसे हम ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से जानते हैं। असम में ही यहाँ से जो नदी निकलती है तिब्बत में सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं और असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो यहाँ असम में जो मैदान का निर्माण हुआ है वह ब्रह्मपुत्र के द्वारा किया गया है, इसलिए इसे हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो आज हम देखेंगे कि प्रादेशिक विभाजन में राजस्थान का मैदान तथा पंजाब और हरियाणा का मैदान। इस पूरे क्षेत्र को समझने के लिए हमें इसका अलग से एक मैप बनाना होगा, जिससे कि हम इसको विस्तार पूर्वक समझ सकें। ये हमारा राजस्थान का भौतिक स्वरूप है और इसे हम देखेंगे कि इसका निर्माण किस तरीके से हुआ है व इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो राजस्थान को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। उनके क्या क्या नाम हैं इनको हम देखेंगे। ये जो हमने अलग अलग कलर से डिनोट किए हैं ये इसके भाग हैं। ये पूरा एक राजस्थान का भाग है। इस प्रदेश को हम जानते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तथा यह जो हमने खाली छोड़ा हुआ है इस क्षेत्र को हम अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यह है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और यह जो अलग कलर से डिनोट किया है यह है हमारी अरावली रेंज, अरावली पर्वत श्रृंखला। अब हम देखेंगे इस क्षेत्र को हम पूर्वी मैदानी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तथा इस भाग को, ये जो भाग बचा हुआ है इसको हम दक्षिण पूर्वी पठार, प्रदेश। तो इस तरीके से राजस्थान के मुख्य 4 भाग कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से हैं हम देखेंगे, जिसमें से ये अरावली रेंज है, ये पूरा क्षेत्र अरावली पर्वत श्रृंखला का है। ये इसके निकटतम पश्चिम की ओर अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है जो कि इसकी अपेक्षा उपजाऊ है, यहाँ पर कृषि भी की जाती है। ये पूरी तरीके से शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है और यही थार डेजर्ट, थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यह है अरावली के पूर्वी भाग में पूर्वी मैदानी क्षेत्र, यह भी काफ़ी हरा भरा है। इसके बाद ये है दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश। अरावली जो है राजस्थान के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, तो इस तरीके से ये पूरे राजस्थान को असमान रूप से 2 भागों में बांट देती है, एक पूर्वी मैदानी क्षेत्र तथा एक अर्धशुष्क और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये राज्य को मध्य भाग से काटती है और यह विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है, जिससे यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में जानी जाती है। यह लगभग कैम्ब्रियन या कह सकते हैं कि पॉलियोजोइक युग की है, सबसे प्राचीनतम है जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उस समय। यह दक्षिण पश्चिम
ये दक्षिण और पश्चिम से लेकर उत्तर और पूर्व की ओर फैली हुई है। इस पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई और ऊंचाई दक्षिण पश्चिम में अधिक है, जो धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। यह दक्षिण पश्चिम में यहाँ से गुजरात से लेकर पालनपुर से प्रारंभ होकर और यहाँ से उत्तर पूर्व में दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 असमान भागों में बांटती है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है राज्य के 7 जिलों में विस्तृत है, जैसे कि उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर आदि। अरावली पर्वत श्रृंखला औसत ऊंचाई समुद्र से 930 मीटर है तथा इस क्षेत्र को हम दक्षिण पूर्वी मैदान के नाम से जानते हैं। एक बार हम नज़र डालेंगे कि इस पूरे राजस्थानी मैदान का निर्माण कैसे हुआ था। राजस्थान के भौतिक विभाग का निर्माण पृथ्वी के निर्माण काल से ही प्रारंभ होता है। पृथ्वी अपने निर्माण के प्रारंभिक काल में एक विशाल भूभाग खंड पैंजिया तथा एक विशाल महासागर पैंथालासा के रूप में विभक्त था। तो हम यहाँ समझेंगे ये पृथ्वी है। जब यह पृथ्वी ठंडी हो रही थी तो इस पर 2 ही चीज़ें थीं, एक थी पैंजिया और दूसरा पैंथालासा। 2 ही खंड थे, एक जलखंड और ये स्थलखंड पैंथालासा। इस तरीके से इसके 2 भूभाग देखने को मिलते हैं, पैंजिया और पैंथालासा। पैंजिया कालांतर में पैंजिया के 2 टुकड़े हुए, इसके 2 टुकड़े हुए, एक कहलाया उत्तरी पैंजिया और दूसरा कहलाया दक्षिणी पैंजिया। उत्तरी पैंजिया को हम अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं और दक्षिणी पैंजिया को हम गोंडवाना लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से ये 2 भागों में बट गया। फिर कालांतर में क्या हुआ, इसके कई खंड हुए और इसके भी कई खंड हुए। इसी से गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा उत्तर की ओर बढ़ने लगा और एशिया वाले भाग से टकराता है, जिससे कि यहाँ पर पर्वतों का निर्माण होता है तथा यहीं पर ये जो भाग है ये 33 सागर है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक नया सागर बना, वह बना 33 सागर। तो 33 सागर इसलिए हमने देखा क्योंकि राजस्थान के जो मुख्यतः 4 भाग हैं, ये पूरा मरुस्थलीय प्रदेश है, ये अरावली रेंज है, ये पूर्वी मैदान है और ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, जिसमें ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश ये 33 सागर का अवशेष है। कैसे? क्योंकि इनके बीच में ये 33 सागर का निर्माण हो जाता है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच 33 सागर का निर्माण होता है और इन दोनों के बीच 33 सागर है। यहीं पर गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा एशिया के पास जाकर मिल जाता है। तो ये पूरा क्षेत्र 33 सागर का अवशेष है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर ये पूरा थार डेजर्ट है और थार डेजर्ट को देखकर ये लगता है कि यहाँ कभी ना कभी एक बहुत बड़ा सागर महासागर रहा होगा। तो यहाँ पर 33 महासागर के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ पर कुछ झीलें भी हैं जो खारे पानी की झीलें हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये महासागर के अवशेष हैं, क्योंकि झीलें खारे पानी की झीलें वहीं हो सकती हैं जहाँ कभी न कभी सागर रहा होगा। तो राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र तथा उसमें स्थित खारे पानी की झीलें 33 सागर का अवशेष हैं, जबकि राजस्थान का मध्य पर्वतीय क्षेत्र तथा दक्षिण पठारी क्षेत्र यह सब गोंडवाना लैंड के हिस्सा हैं। तो इस तरीके से राजस्थान को सामान्यतः 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। ये दोनों मरुस्थलीय प्रदेश एक ही हैं, अरावली रेंज, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। इस तरीके से राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। ये बिल्कुल शुष्क क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी वनस्पतियाँ नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और बालू का स्तूप यहाँ पर पाए जाते हैं। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जल की कमी होने के कारण यहाँ पर ना वनस्पतियाँ हैं, ना ही जीव हैं और ना ही यहाँ मनुष्य सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि यहाँ जल का अभाव है। और ये अरावली रेंज के पश्चिम में ये जो क्षेत्र है अर्धशुष्क, ये अर्धशुष्क क्षेत्र है। यहाँ पर कहीं कहीं पर हमें कृषि देखने को मिलती है।
तथा इस क्षेत्र को हम बांगर के नाम से भी जानते हैं। और पिछली क्लास में हम देख चुके हैं कि बांगर वह प्रदेश होता है जो नदियां पहले यहाँ तक अपना अवसाद पहुँचाती रही होंगी, वर्तमान में ये वहाँ तक अपने अवसाद को नहीं पहुँचा रही हैं, ये केवल यहीं तक पहुँचा रही हैं। तो ये हो जाता है पास का जो नदी के क्षेत्र होता है खादर, तथा दूर वाला क्षेत्र ये बांगर कहलाता है। परंतु यहाँ कृषि संभव है, तो इस क्षेत्र में कृषि की जाती है क्योंकि कहीं कहीं पर उपजाऊ क्षेत्र हैं, तथा यहाँ एक प्रमुख नदी भी है, लूनी नदी, जो वर्ष पर्यंत नहीं बहती है। वह मौसमी नदी है, या हम ये कह सकते हैं अंतः स्थलीय नदी है, जो कि एक स्थल से निकलकर और स्थल ही भाग में लीन हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। यहाँ पर नमकीन खारे पानी की झीलें भी हैं, जैसे कि सांवर झील है, दैगान झील है, डीडवाना झील है, आदि झीलें यहाँ पर स्थित हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांवर झील भी यहीं पर इस क्षेत्र में स्थित है। तो इस तरीके से हमने देखा ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जिसमें कृषि संभव है और कृषि की जाती है। और ये है अरावली रेंज, ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अब हम देखेंगे अरावली के पूर्वी मैदानी क्षेत्र को। ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। अरावली के जो पूर्वी भाग है वह हमें हरा भरा दिखता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक देखने को मिलती है। तो यहाँ पर वनस्पतियाँ और अच्छी प्रकार से यहाँ पर लोग सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पानी उचित मात्रा में पाया जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों एकदम एक दूसरे के विपरीत हैं। अरावली के इस तरफ हरियाली देखने को मिलती है और अरावली के इस तरफ बिल्कुल मरुस्थलीय भाग है। ये अर्ध मरुस्थलीय, कहीं कहीं पर यहाँ कृषि देखने को मिलती है। प्रादेशिक विभाजन में दूसरा भाग पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग। तो हम इसमें देखेंगे कि पंजाब और हरियाणा के मैदान का निर्माण ये कैसे हुआ होगा। तो इससे पहले हम इस पर एक नदियों पर नज़र डालेंगे कि नदियों के द्वारा ही मैदानी भाग का निर्माण किया जाता है। नदियाँ जो अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं उसी को वह निक्षेपित कर देती हैं या छोड़ देती हैं, तो उससे मैदानी भाग का निर्माण होता है। तो हम ये देखेंगे कि पंजाब और हरियाणा के मैदान का निर्माण किन नदियों द्वारा हुआ है। तो यहाँ से हम देख चुके हैं पिछली क्लास में नदियों को कि यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, और सिंधु नदी तंत्र में 5 नदियाँ और हैं। यहाँ से निकलती है झेलम, तथा यहाँ से निकलेगी चिनाब, चंद्रा और भागा जब मिल जाएंगी चिनाब, और चिनाब की सहायक नदी यहाँ से निकलेगी रावी, और यहाँ से मासिनराम से आएगी सतलज, जिसका कुछ क्षेत्र हिमाचल और पंजाब में देखने को मिलता है, और सतलज की सहायक नदी है ब्यास, ये भी पंजाब और हिमाचल प्रदेश में इसका भाग है। तो इस तरीके से ये जो सिंधु नदी तंत्र है इसका निर्माण जो है, ये जो ऊपर की 3 नदियां हैं ये भारत में जब होती हैं तो पर्वतीय क्षेत्र पर होती हैं, और जब भारत से निकलती है जहां मैदानी भाग बनाती हैं वह क्षेत्र पाकिस्तान का पड़ता है। तो ये पाकिस्तान में मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती हैं, और ये जो 3 नदियां हैं ये यहाँ पर भारत में मैदानी भाग का निर्माण करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है वह सिंधु नदी तंत्र में इन सभी नदियों के द्वारा नहीं, जो कि भारत में पाई जाती है, ये पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने के बाद रावी, ब्यास और सतलज इनके द्वारा किया जाता है। अब हम इसे अलग से मैप बनाकर समझेंगे। अब हम देखेंगे पंजाब और हरियाणा का मैदान। इसका जो निर्माण है वह सिंधु नदी तंत्र द्वारा निर्मित है। नदियों को हम पिछली क्लास में भारत के नक्शे पर देख चुके हैं, तो हम यहाँ पर सिंपल नदियों का ही नक्शा बनाएंगे केवल, और ये समझने का प्रयास करेंगे कि इनका मैदान, इनके बीच में कौन कौन से मैदान बनते हैं तथा इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो ये है सिंधु ये चेमा-युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है जो कि तिब्बत वाले क्षेत्र में है और भारत में ये प्रवेश करती है। उसके बाद यहाँ से जम्मू कश्मीर से झेलम निकलती है, यह है झेलम शेषनाग से निकलती है, और ये चिनाब की सहायक है, चिनाब निकलती है
यहाँ से बारालाचा दर्रा से, और ये सिंधु में मिल जाती है। चिनाब की एक और सहायक नदी है जो नीचे से इसमें मिलती है, ये निकलती है रोहतांग से, रावी, और यहीं से निकलती है ब्यास जो कि सतलज की सहायक नदी है। और सतलज भी बाहर से तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलती है, वह निकलती है राकसताल से, और सतलुज भी चिनाब में जाकर मिल जाती है। तो ये हमने सिंधु नदी तंत्र का निर्माण कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि इनके बीच बीच में कौन से मैदान बनते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि दो नदियों के बीच में जो मैदान बनता है उनको हम दोआब कहते हैं, दोआब। तो सिंध और झेलम के बीच में जो ये मैदान बनता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम सिंधु सागर। सिंधु सागर यानी सिंध और झेलम के बीच में जो दोआब क्षेत्र बनता है वह बनता है सिंधु सागर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे झेलम और चिनाब के बीच में। झेलम और चिनाब के बीच में जो दोआब क्षेत्र बनता है वह बनता है चाज क्षेत्र। अब हम देखेंगे चिनाब और रावी के बीच में। चिनाब और रावी के बीच में बनता है रचना दोआब। अब हम देखेंगे रावी और ब्यास के बीच में। रावी और ब्यास के बीच में बनता है बारी दोआब। अब देखेंगे ब्यास और सतलज के बीच में। ब्यास और सतलज के बीच में बनता है बिष्ट दोआब। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि ये नदियों के बीच में दोआब बनते हैं। तो इस तरीके से अगर हम काउंट करें तो ये कितने दोआब हो जाते हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 दोआब क्षेत्र हो जाते हैं और इन्हीं को हम पंजाब के नाम से जानते हैं। 5 आब हो जाते हैं इसलिए इसे हम पंजाब के नाम से जानते हैं, और इसका अधिकतर क्षेत्र पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है और भारत में भी इसका कुछ क्षेत्र है। तो इस तरीके से जो पंजाब और हरियाणा का मैदान का निर्माण होता है वह 3 नदियों से होता है, रावी, ब्यास और सतलज से। तो इनके बीच में कौन कौन से आब हैं? एक बारी और एक बिष्ट। इन दोनों के मैदान को ही हम पंजाब और हरियाणा का मैदान कहते हैं। अब हम इसको अलग से समझेंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है वह पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि चिनाब और रावी के बीच में रचना दोआब बनना है, रावी और ब्यास के बीच में बारी दोआब बनना है, और ब्यास और सतलज के बीच में बिष्ट दोआब बनना है। तो अब सतलज के जो नीचे का क्षेत्र है इसको हम किस नाम से जानेंगे? तो इसको हम कहते हैं सतलज के दक्षिण में मालवा का मैदान। मालवा का मैदान। अब हम देखेंगे यहीं से हरियाणा का मैदान या दिल्ली का कटक। ये यहाँ से अरावली रेंज दिल्ली तक फैली हुई है और ये एक जल विभाजक का काम करती है। इससे ऊपर की जो नदियाँ हैं जितनी भी, जैसे सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंधु, इन सब का जल अरब सागर की ओर गिरता है, और इस कटक से जो भी नदियाँ इधर की ओर निकली हैं उन सब का जल बंगाल की खाड़ी की ओर गिरता है। इसका एक कारण ये है कि यह कटक ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इससे इधर की नदियाँ अरब सागर में अपना जल गिराती हैं और इसके पूर्व की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो इस तरीके से हम ये क्षेत्र देख चुके हैं, राजस्थान का मैदान, और दूसरा हम देख चुके हैं पंजाब और हरियाणा का मैदान। पंजाब और राजस्थान के मैदान को हम देख चुके हैं। अब हम इनकी कुछ परिभाषाओं या फिर इनकी बारे में थ्योरी को देखेंगे। राजस्थान का मैदान, यह मुख्य रूप से राजस्थान में है, जो कि
प्रमुखता अरावली के पश्चिम में है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, मरुस्थलीय तथा राजस्थान बांगर। जो हमने पश्चिमी मरुस्थल को देखा था, अर्ध मरुस्थल, वही क्षेत्र बांगर के नाम से जाना जाता है। मरुस्थलीय थार रेगिस्तान, यह एक शुष्क मरुस्थल है, पूरी तरीके से शुष्क है और यहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती है। राजस्थानी बांगर, इस क्षेत्र में कृषि की जा सकती है। यहाँ की एक प्रमुख नदी लूनी है। यहाँ पर नमकीन पानी की झीलें हैं, जैसे कि सांवर है, देगान है, डीडवान है आदि, जिसमें भारत की एक सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांवर है। उसके बाद हमने देखा था पंजाब और हरियाणा का मैदान। यह मैदान सिंधु तंत्र द्वारा निर्मित है। अधिकतर भाग इसका पाकिस्तान में है। पंजाब हरियाणा का मैदान रावी, ब्यास, सतलज द्वारा निर्मित है। और हम ये देख चुके हैं कि 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वह दोआब क्षेत्र होता है और 5 दोआब यानी 5 आप बनते हैं, जिससे कि पंजाब का निर्माण होता है। और हम देख चुके हैं पंजाब और हरियाणा का मैदान का निर्माण 3 नदियों से होता है तथा इन 3 के बीच में 2 ही दोआब क्षेत्र बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमने 2 मैदानों को देख लिया है, पंजाब और राजस्थान। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी प्रकार का अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं।